हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के 15 एमसीक्यूज। पर इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले आपको उस वीडियो को देखना है जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। पहले पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए, रिवाइज कीजिए, उसके बाद ही इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए ताकि आप एसेस कर पाएं कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से समझा है। ओके, एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ A ऑक्सीजन, B नाइट्रोजन, C कार्बन डाइऑक्साइड, D कार्बन मोनोऑक्साइड। Okay, so the correct answer is कार्बन डाइऑक्साइड। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की जो है ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। आपको बताना है कौन सा केमिकल चेंज है। A फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, B मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर, C रस्टिंग, D ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही केमिकल चेंजेस हैं। रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन केमिकल चेंज है। हम सब जानते हैं केमिकल चेंजेस कैसे चेंजेस होते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। और जनरली ऐसे चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, उन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। Question number 3, changes in which changed substance cannot be obtained in its original form is called as। ऐसे changes जिसमें आप change substance को उसकी original form में वापस obtain नहीं कर सकते, ऐसे changes को हम क्या कहते हैं। A irreversible change, B non reversible change, C reversible change, D both A and B। सो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं। और रिवर्सिबल चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ डैश चेंज एंड इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट लाइट। आपको बताना है ये ब्लैंक्स में क्या आएगा। ऑप्शन ए फिजिकल व्हाइट, बी केमिकल व्हाइट, C chemical green, D chemical yellow। The correct answer is B. Burning of magnesium ribbon is a chemical change and it burns with brilliant white light। हमने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, राइट। Moving forward, question number 5, when iron nail is dipped in copper sulfate solution, the color of the solution changes to green due to the formation of। जब हम iron nail को एक copper sulfate solution में डालते हैं जिसका कलर ब्लू होता है, तो solution का कलर ग्रीन हो जाता है। किस की फॉर्मेशन की वजह से, किस सब्सटेंस की फॉर्मेशन की वजह से, ये आपको बताना है। A आयरन सल्फेट, B कॉपर सल्फेट, C आयरन क्लोराइड, D कॉपर क्लोराइड। द करेक्ट आंसर इज आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट की वजह से सोल्यूशन का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश। ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी मैग्नीशियम क्लोराइड। जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये आपको बताना है।
The correct answer is magnesium oxide. Okay. Moving forward, which of the following is not an irreversible change? इनमें से कौन सा irreversible change नहीं है? A. Frying of potato chips. B. Volcanic eruption. C. Drying of wet clothes. D. Cutting of trees. ओके, सो नॉट एन इरिवर्सिबल का मतलब हुआ कि इरिवर्सिबल नहीं है, यानी कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर क्या है? ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स. ये रिवर्सिबल चेंज है. आप जब एक बार अपने गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो आप बाद में उन्हें दोबारा भी गीला कर सकते हैं, राइट? ये चेंज जो है वो रिवर्सिबल है. लेकिन अगर आपने ट्रीज को काट दिया, आप दोबारा ट्री को वैसे ही खड़ा तो नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल है. वॉल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी आते हैं, वो भी इरिवर्सिबल है. एक बार आपने पोटैटो को फ्राई कर दिया तो आप दोबारा वैसा ही रॉ पोटैटो ऑब्टेन नहीं कर सकते, राइट? तो ये भी इरिवर्सिबल है. तो इसमें एक ही है जो इरिवर्सिबल नहीं है, वो है ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन के बारे में इनमें से क्या है जो इनकरेक्ट है? A. It is a technique used for purification of substance. B. Crystallization is a process to obtain crystals from a solution. C. Crystallization is a chemical change. D. Large crystals of pure salt can be obtained from seawater by crystallization process. The correct answer is C. Crystallization is a chemical change. ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. Why? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है. क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में हम सोल्यूशन से एक डिसॉल्व सब्सटेंस को उसकी सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं. सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो ये एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है. बाकी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. A. Making of curd is a chemical and reversible change. B. Chemical change involves chemical reactions and formation of one new substance. C. Cutting a log of wood into pieces is a physical and irreversible change. D. Ozone layer present in troposphere protects us from harmful UV radiations. ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट है सी. कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस. आपने लकड़ी को पीसेस में काट दिया. ये एक फिजिकल चेंज भी है. क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके साइज में चेंज हुआ. और ये एक इरिवर्सिबल चेंज भी है, क्योंकि जब आपने एक बार लकड़ी के पीसेस कर दिए तो दोबारा से आप लकड़ी को वैसे ही ऑब्टेन नहीं कर सकते जैसे वो ओरिजिनल स्टेट में थी, राइट? जितना उसका साइज था. बाकी की स्टेटमेंट्स देखते हैं कि वो इनकरेक्ट क्यों है. मेकिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, ये बात सही है, लेकिन ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज नहीं है. जब आपने एक बार दूध से दही बना दिया, उसके बाद आप वापस उस दही से दूध नहीं बना सकते, राइट? तो ये रिवर्सिबल चेंज कैसे हुआ? ये हुआ इरिवर्सिबल चेंज. तो करेक्ट स्टेटमेंट होती मेकिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज, राइट? सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ वन न्यू सब्सटेंस. ऐसा तो नहीं है कि केमिकल चेंजेस में हमेशा एक ही नया सब्सटेंस बनेगा, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई. लास्ट देखते हैं. ओजोन लेयर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन. सब जानते हैं कि ओजोन लेयर हमें यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में नहीं है ओजोन लेयर. ओके, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. बर्निंग ऑफ कैंडल इज डैश चेंज. ए फिजिकल, बी केमिकल, सी बोथ फिजिकल एंड केमिकल, डी रिवर्सिबल.
Okay, so the correct answer is C. बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। कैसे, मैं आपको समझाती हूं। देखिए, जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, पहले देखते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो वैक्स होती है, जो मोम होती है, वो मेल्ट करती है। पहले वो सॉलिड स्टेट में होती है, फिर वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। इसीलिए अगर सिर्फ हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करें तो वो एक फिजिकल चेंज है और ये रिवर्सिबल चेंज भी है। पहले सॉलिड थी वैक्स, फिर वो मेल्ट हुई और लिक्विड हो जाती है, राइट। लेकिन दोबारा से आपने देखा होगा मोम जब ठंडी हो जाती है तो वो दोबारा से सॉलिड स्टेट में आ जाती है, यानी रिवर्सिबल चेंज भी है। तो अगर हम सिर्फ ये बात करें कि बर्निंग ऑफ कैंडल के दौरान जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होती है तो वो एक फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसा चेंज है तो वो एक फिजिकल चेंज है। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल के दौरान और भी बहुत कुछ होता है, देखते हैं। जब भी हम कैंडल को लाइट करते हैं, कैंडल को जलाते हैं, तो यहां देखिएगा आप, यहां जो इस विक के नजदीक में जो वैक्स है वो मेल्ट कर जाती है इस हीट की वजह से। जब आपने कैंडल जलाई उससे हीट प्रोड्यूस होगी तो इस विक के नजदीक यहाँ जो वैक्स प्रेजेंट है वो मेल्ट कर जाएगी। अब जो ये लिक्विड वैक्स है ये ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। और यहाँ हीट की वजह से वो लिक्विड वैक्स जो है वो वेपराइज हो जाती है, गैस में बदल जाती है। और ये जो वैक्स वेपर है ये बर्न करता है, it burns near to the flame and gives new substances like carbon dioxide, carbon soot, water vapors, heat and light. मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले जब आप कैंडल जलाएंगे तो उसके नजदीक यहाँ जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये लिक्विड वैक्स जो है वो इस विक में ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है। इट राइजेस अप द विक। अब जब ये ऊपर आई तो क्या होगा, ये जो हीट है यहाँ पे, इसकी वजह से ये लिक्विड वैक्स जो है वो वेपराइज हो जाएगी। लिक्विड वैक्स जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, बर्न करेगी और बहुत सारे नए सब्सटेंसेस बनाएगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सूट, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। तो इस वजह से ये एक केमिकल चेंज भी है, बहुत सारे न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल चेंज भी है और एक केमिकल चेंज भी है। अब क्लियर हो गया। तो अगर कोई पूछता है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसा चेंज है तो वो हुआ एक फिजिकल चेंज। लेकिन अगर कोई कहता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल कैसा चेंज है तो उसमें फिजिकल चेंजेस भी हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि जब कैंडल बर्न होती है तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी होती है और ये सारे न्यू सब्सटेंसेस भी बनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन ब्लेड dipped in copper sulfate solution is due to the deposition of। जब भी हम एक आयरन ब्लेड को आपने मान लीजिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उस पर एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ जाएगा। वो किस सब्सटेंस की वजह से होता है? ए आयरन, बी कॉपर सल्फेट, सी कॉपर, डी आयरन सल्फेट। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है जहां चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है तो आपको ये जरूर पता होगा। So the correct answer is copper, right? ये कॉपर की वजह से होता है। Question number 12, galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of dash। galvanization हमने पढ़ा था, क्यों करते हैं? आयरन को रस्ट से बचाने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, किस चीज की कोटिंग लगाते हैं आयरन पर? ए सिल्वर, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी जिंक। So the correct answer is zinc, right? Question number 13, rusting of iron requires। rusting के लिए क्या जरूरी है? A oxygen only, B carbon dioxide only, C oxygen and water, D oxygen and carbon dioxide। So the correct answer is C। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है और मॉइस्चर भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, पिक द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड क्या है आपको बताना है। आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, बी ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स, सी बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, डी इवेपोरेशन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स जो है वो ऑड वन है। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स है एक केमिकल चेंज। बाकी के देखिए, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, आपने क्लोथ्स में प्रेस कर दी, उसके बाद आप दोबारा से उनको थोड़ा रफली हैंडल कीजिए, प्रेस दोबारा से खराब हो जाएगी। तो ये कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज भी हुआ और रिवर्सिबल चेंज भी हुआ, राइट? कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स, आपने क्या किया? व्हीट ग्रेन्स को ग्राइंड कर दिया, उनको पाउडर्ड फॉर्म में बना दिया, तो यहाँ भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, राइट? ये भी एक फिजिकल चेंज है। इवेपोरेशन, पानी जो है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, चेंज ऑफ स्टेट, अगेन अ फिजिकल चेंज। तो एक ही है जो केमिकल चेंज है, जो है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, इसलिए बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स हुआ आपका ऑड वन आउट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 15th. A chemical change may involve change in smell or color, evolution of gas, production of sound, C. absorption or release of heat, D. any or all of the above. Chemical change जो है उसके साथ साथ क्या हो सकता है? So the correct answer is D, any or all of the above. हमने पढ़ा था जब भी एक केमिकल चेंज होता है तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। किसी केमिकल चेंज में हो सकता है कि सब्सटेंस की स्मेल चेंज हो जाए या कलर चेंज हो जाए, किसी में हो सकता है कि गैस की प्रोडक्शन हो, किसी में हो सकता है साउंड की प्रोडक्शन हो, किसी में हो सकता है हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है और ये सारे भी हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ एनी और ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको दे रही हूँ 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स जो हैं आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 16th. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of A. carbon dioxide, B. water, C. calcium carbonate, D. iron sulfate. जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, राइट? ये तो हमें पता है, लेकिन किस चीज की फॉर्मेशन की वजह से? आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, केमिकली बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओके, लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18th. Which of the following statement is incorrect? यहाँ मैं आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रही हूँ, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट है। रस्ट एंड आयरन आर सेम, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर जो खाद होती है फ्रॉम प्लांट रिमेन्स इज अ फिजिकल चेंज, स्टेनलेस स्टील के बर्तन आपने अपने घर में देखे होंगे, स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट, सिल्वर टार्निशिंग इज अ फिजिकल चेंज। अब देखिए ऑप्शंस आपके पास ये हैं कि इनमें से सिर्फ 1 जो है वो इनकरेक्ट है, या बी है कि 1 and 2 इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन है कि 1, 2 and 4 इनकरेक्ट है, और डी ऑप्शन है कि सिर्फ 3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है। अब देखिए ये जो मैंने लास्ट कहा कि सिल्वर टार्निशिंग इज अ फिजिकल चेंज, सिल्वर टार्निशिंग यानी कि आपने देखा होगा सिल्वर के कोई भी बर्तन हो या कोई आपके पास मूर्ति हो भगवान की, तो वो कुछ टाइम बाद जो है वो इस तरह से डार्कन हो जाती है, थोड़ी काली हो जाती है, इसको हम कहते हैं सिल्वर टार्निशिंग। सो यही है आपका क्वेश्चन कि सिल्वर टार्निशिंग इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ओके, तो इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बता दिए। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ऑलराइट गाइज, ये थे हमारे 15 एमसीक्यूज फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस प्लस 3 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। आई रियली होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने स्कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, and keep watching Educating Young Minds. Thank you.